रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लास 10। ये एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है। देयरफॉर ये चैप्टर भी क्वाइट इजी है और इसको हम अच्छे से करेंगे तो हमारे 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। यस, वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अश्विन पांडे एंड आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी जिसका नेम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ना अब इसके नेम में रिसोर्स आ गया ना, तो फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट आर रिसोर्सेस और व्हाट इज अ रिसोर्स। तो ये अब गाइस तुम लोगों को क्या करना है, अपनी जो एनसीईआरटी है ना वो ओपन करके साथ में बैठ जाओ वीडियो के साथ, और साथ में पढ़ना भी है हमको और यहाँ से रिवाइज भी करना है। देखो यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग, रिसोर्स का डेफिनेशन, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। देखो इसमें फर्स्ट वर्ड क्या आ गया, सेटिस्फाई आवर नीड्स, अवेलेबल इन एनवायरनमेंट, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब देखते ये वर्ड्स को पहले हम, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स। तो ये इतनी बड़ी रिसोर्स का डेफिनेशन है हमारे एनसीईआरटी में, जिसमें 5 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, सेकंड इज यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, मतलब ऐसी चीज जो एनवायरनमेंट में है और हमारे काम में आ रही, ऐसी कोई भी चीज हो सकती, जैसा ये पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, हमारे पास लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, इवन पत्थर हो गया, सॉइल हो गई, रॉक हो गई, रोड, कार, एवरीथिंग जो भी दिख रहा ना आसपास, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स। थर्ड क्या है फिर इसमें, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी से एक्सेसिबल भी रहने को ना, मतलब हम उसको निकाल नहीं सकते ग्राउंड में से, तो यूज कैसा करेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब ये 1 बाय 1 इसको हम देखेंगे। फर्स्ट सेकंड तो सबको समझ गया होगा, अवेलेबल इन मतलब एनवायरनमेंट में अवेलेबल होना। नेक्स्ट क्या है, यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, मतलब वो चीज से हमारी जो नीड्स है, जो भी हमारी जरूरत है वो क्या होने को ना, सेटिस्फाई। थर्ड इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखो यहाँ पे, ये है फोटो इमेजेस ऑफ दुबई ऑफ अबू धाबी इन 1937। देखो अबू धाबी में 1938 में फर्स्ट टाइम हमको मिला था ऑयल, 1938 में, उसके 1 साल पहले की ये फोटो है। देखो यहाँ नॉर्मल लाइफ क्या है, क्वाइट पुअर पीपल है, वो लोग गधे चला रहे हैं, यस, डोंकी पे घूम रहे हैं, मतलब वहां पे जो पीपल की लाइफ थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी। बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ ऑयल, जो एक नेचुरल रिसोर्स था उनके पास में, बट उनको पता नहीं था, ऑयल ऐसे ही बढ़ रहा था रोड पे कीचड़ जैसा, उनको लगता था कुछ तो भी है ब्लैक कलर का। बट फर्स्ट टाइम अमेरिकन ने उनको बताया, अमेरिकन ने उनको बताया कि वो ऑयल है, तब से जाके उनको वही रिसोर्स था, पहले पत्थर सा कीचड़ लगता था, अब वो ऑयल से वो एकदम एक्स्ट्रा रिच बन गए। चलो ये सबको समझ गया, टेक्नोलॉजी के लिए इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, बाद में यूएस ने टेक्नोलॉजी दिया टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल, फिर वो उनको रिसोर्स के तरह यूज कर सकते। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट था हमारा इकोनॉमिकली फिजिबल। अभी फोटो से समझ गया। अब देखो किसी को आईफोन लेना है, ये बेचारे ने अपनी किडनी बेच दिया ये आईफोन के लिए, इकोनॉमी, पैसे तो होना ना कोई रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सपोज आईफोन के लिए पैसे नहीं तो यही काम करना पड़ेगा, अभी किडनी बेच के इसके हाथ में आईफोन आ गया। यस, करना नहीं है ऐसे काम, बट हमने। नेक्स्ट देखो उसके बाद में कल्चरली एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, अब इंडियन कल्चर में सब लोग काऊ को वर्शिप करते, ये सबको पता है, बट कोई और कल्चर में काऊ के साथ ये सब होता, दे सैक्रिफाइस द काउस, मतलब अलग अलग कल्चर हो गया। तो ये कल्चर में इसको भी रिसोर्स एज अ रिसोर्स यूज करते हैं फॉर मिल्क एंड एवरीथिंग, ये कल्चर में उसको एज अ फूड की तरह एक्सेप्ट करते। कल्चर डिफरेंट तो जो रिसोर्स का यूज है वो भी डिफरेंट। चलो समझा। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, फिजिकल एनवायरनमेंट। अब ये हमारे पास डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी में, ये भी क्वाइट सिंपल है। देखो क्या होता, अब ह्यूमन बीइंग है ना, जो भी रिसोर्स है अवेलेबल, सपोज यहाँ पे गोल्ड भी रखा हुआ है, अगर ह्यूमंस ही नहीं रहेंगे तो गोल्ड कुछ काम का है क्या। हमारे घर में जो डॉगी है उसके लिए गोल्ड कुछ काम का है क्या, उसके लिए तो वो एक ऐसा मेटल है, जैसा आयरन है, जैसा लोहा है, वैसे उसके लिए गोल्ड है। बट ह्यूमन बीइंग गोल्ड की वैल्यू बढ़ा रहे ना, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स मेक द रिसोर्सेज वैल्यूएबल। देखो फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर, मतलब ह्यूमन बीइंग्स जो नेचर में रहते हैं वहीं से क्या मिलेंगे, रिसोर्सेज। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, मतलब ह्यूमन बीइंग्स टेक्नोलॉजी का यूज करके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे। वही ऑयल का एग्जांपल, ऑयल हमारे एनवायरनमेंट में था, बट वो अरेबिक जो लोग थे उनको वो उसको निकाल नहीं सकते थे, तो उसको टेक्नोलॉजी से ऑयल बाहर निकाले, और फिर उससे हमने क्या नहीं बनाया, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब रिसोर्स को यूज करके जो भी चीज हमने बनाया उसको हम क्या बोल देंगे, इंस्टीट्यूशन, लाइक स्कूल, जो भी है इंस्टीट्यूशन। तो इसमें सबसे सेंट्रल कौन आ गया, ह्यूमन बीइंग। चलो यहाँ देखते क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, फर्स्ट क्या आ गया, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस।
इंटरएक्टिव रिलेशनशिप मतलब वो सबको इंटरेक्शन के बिना बनेगा ही नहीं, मतलब ह्यूमन में सब पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे टेक्नोलॉजी यूज करके, फिर उसको डिफरेंट चीज में चेंज कर देंगे, इंस्टीट्यूशन बन जाएगा वो। तो इसमें सेंटर में कौन है? ह्यूमन है, ह्यूमंस। अगर ह्यूमंस ही नहीं रहेंगे तो रिसोर्स का देयर इज नो वैल्यू। फिर यहाँ पे देखो, रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब अगर ऐसा कोई रिसोर्स है जिसको ह्यूमन को काम में ही नहीं आने वाला है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी क्या? नहीं। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमारे काम में आएगा तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ रिसोर्स। अगर उसका कुछ काम ही नहीं है, देयर इज नो वैल्यू, उसको रिसोर्स बोलेंगे क्या? हम नहीं बोलेंगे। यस, क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेज अलग अलग टाइप के रहते हैं, उसको क्लासीफाई करना पड़ता है ना, जैसे हमारे एग्जाम में भी होता है क्लासिफिकेशन परसेंटेज के बेस पे। सिमिलरली हमारे क्लास में भी बैक बेंचर्स रहते हैं, टॉपर्स रहते है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? रिसोर्स को भी क्लासीफाई करेंगे। यस, कमेंट सेक्शन में लिखो कौन बैक बेंचर है, कौन टॉपर है। देखते हैं कितने पढ़ाई वाले लोग देख रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, देखो फर्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स वो कहां से आया, मतलब उसका सोर्स क्या है। फर्स्ट इज बायोटिक एंड अबायोटिक। देखो गाइस यहाँ पे लिखा है बायोटिक मतलब ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जो भी हमको आसपास में लिविंग थिंग्स दिख रही है ना, जैसे ट्री हो गया, बीज हो गई, ये रैबिट हो गया, जो भी है हमारे आसपास, ह्यूमन बींग्स हो गए, डॉग, कैट, बफेलो, बुलक, एवरी लिविंग थिंग, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मच्छर, मक्खी, जो भी है, ऑल कम इन बायोटिक फैक्टर्स, जो जिंदा है, जिनके अंदर लाइफ है। और अबायोटिक मीन्स जैसे सनलाइट है, सनलाइट जो है सन के पास वो है क्या? लाइफ नहीं है, तो इट इज अबायोटिक। रॉक है, वाटर है, तो जितने भी जिसमें ऐसे रिसोर्सेज है जिसमें लाइफ नहीं है, दे आर कॉल्ड एज अबायोटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब खत्म हो जाना, जैसा कोई चीज कितने टाइम तक चल सकती है, इट इज कॉल्ड एज एग्जॉस्टिबल। देखते हैं उसके एग्जांपल, मतलब रिन्यूएबल। एग्जॉस्टिबल में दो टाइप है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। फर्स्ट क्या है? रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब हम जिसको बार बार फिर से नया बना सकते हैं, न्यू उसको फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सनलाइट। सनलाइट इज रिन्यूएबल रिसोर्स। वो कभी खत्म होगा क्या? जब तक सन है तब तक अर्थ है, जब तक सन है इसका मतलब कभी भी सनलाइट खत्म नहीं होगा। सिमिलरली प्लांट्स, जब तक सोइल है तब तक प्लांट्स ग्रो होंगे ना, जब तक अर्थ के ऊपर, यस दे आर रिन्यूएबल। वाटर, वाटर जो है इट इज ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल देखो क्या आ रहा है? मिनरल्स। मिनरल्स, ऐसा इट इज बिलीव दैट जब अर्थ फॉर्म हुई थी ना तो अभी मिनरल्स भी फॉर्म हो गए थे, तो मिनरल्स अभी न्यू फॉर्म नहीं हो रहे। अर्थ कोई फैक्ट्री नहीं है कि रोज रोज मिनरल बनाएगी, तो जितने मिनरल अर्थ में थे आज भी उतने ही है। अगर हमने पूरा उसको यूज कर लिए तो पूरे मिनरल्स क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। देयरफॉर दे आर नॉन रिन्यूएबल। कोल हो गया, सॉइल, ऑल दिस थिंग्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब उसको ओन कौन करता। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे इंडिविजुअल का हाउस है, अगर तुम लोगों का जो घर है उसमें तुम लोग सबको आने दोगे क्या कि आजू बाजू के सब लोग आगे हमारे घर में रहेंगे? नहीं, बिकॉज इट इज इंडिविजुअली ओन्ड। हाउस इज अ रिसोर्स। सेकेंड क्या है? कम्युनिटी, मतलब पार्क हो गया, स्विमिंग पूल, ये सब क्या हो गए? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस। नेक्स्ट, नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की बस है, ट्रेन है, ऑफिसेस है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ऑल दिस आर गवर्नमेंट ओन, मतलब नेशनल रिसोर्सेज, मतलब वो सभी ओन करेंगे उसको। नेक्स्ट, लास्ट है इंटरनेशनल, मतलब ये वाटर हो गया, जो अर्थ हमारे जो इंडिया है उससे 20 नॉटिकल माइल्स के सामने वाले जितना भी वाटर है वो किसका हो गया? इंटरनेशनल। हम क्लेम नहीं कर सकते, मतलब वो पूरे वर्ल्ड के लिए। अगर उसमें से कुछ ऑयल मिला ओशन में इंडिया से थोड़े सामने, थोड़े दूर, तो वो इंडिया से क्लेम नहीं कर पाएगा, इट विल बी वर्ल्ड रिसोर्स। समझ में आया? दिस आर टाइप ऑफ रिसोर्सेज। देन लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब देखते पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल मतलब अब सपोज कोई स्टूडेंट रहता है, उसको टीचर बोलती है इसमें पोटेंशियल अच्छा है बट पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करती, दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहती, तो दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। मतलब उसके पास पोटेंशियल है बट उसने वो पोटेंशियल का यूज करा, देन इट विल बिकम अ रिसोर्स। अभी रिसोर्स नहीं है। नेक्स्ट है डेवलप्ड स्टॉक, मतलब वही पोटेंशियल रिसोर्स को अगर हमने डेवलप किए और एक जगह रख दिए, उसको अभी तक यूज नहीं हुआ, देन इट विल बी कॉल्ड एज डेवलप्ड स्टॉक। और लास्ट है रिजर्व्स। रिजर्व्स मतलब सपोज हमारे पास कोई पेट्रोल है ना, अब ऐसा हुआ कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, मोदी जी 8 बजे आ गए, अब बोले मित्रों कल से भाइयों बहनों पेट्रोल नहीं मिलने वाला, सब लोग क्या करेंगे? अपने अपने टैंक ले जाएंगे घर के, उसको रिजर्व करके रख लेंगे ना, बचा के रख लेंगे। दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व। या तो नॉर्मली रिजर्व का मतलब क्या होता? अर्थ के अंदर, सपोज अर्थ के अंदर गोल्ड है, वो कहां मिलेगा हमको? ओर में। ओर के अंदर बच रखा हुआ है ना, देन इट इज कॉल्ड एज अ रिजर्व।
चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। यस, ये टेबल गिवन है हमारे एनसीईआरटी में। रिसोर्सेज, फर्स्ट यहाँ पे क्या आ गया, नेचुरल एंड ह्यूमन। पहले हम नेचुरल देख लेते। नेचुरल आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। हमने अभी देखे, रिन्यूएबल मतलब जिसको हम फिर से रिन्यू कर सकते, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एक बार खत्म हो गए तो कभी फिर से आएंगे क्या, नो नहीं आएंगे। कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस फ्लो, एग्जाम्पल विंड, वाटर। विंड हमने देखे थे, विंड, वाटर, प्लांट्स, सनलाइट, ये सब क्या हो गए, रिन्यूएबल। और बायोलॉजिकल मतलब देखते, बायोलॉजिकल में टू टाइप आते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। देखो फर्स्ट क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो मतलब जो विंड है, जो सनलाइट है वो तो हमेशा रहने वाला है ना। और बायोलॉजिकल मतलब प्लांट, नेचुरल, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट तो रिन्यूएबल है, बट अगर उसको एक बार हमने कट कर दिया थोड़ा टाइम लगेगा ना फिर से फॉरेस्ट ग्रो होने में, देयरफॉर वो कहाँ गया, बायोलॉजिकल में। एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ कहाँ पे गाइस, देखो रिन्यूएबल में। वाइल्ड लाइफ फॉर एग्जाम्पल लॉयन टाइगर, लॉयन टाइगर तो फिर से प्रोडक्शन अपना कर सकते हैं, मतलब अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बट उनको टाइम लगेगा। दे आर रिन्यूएबल बट अंडर बायोलॉजिकल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल, इसको नेक्स्ट दूसरे पेन से करते हैं। नॉन रिन्यूएबल में आ गया फर्स्ट रिसाइक्लेबल रिसोर्स। रिसाइक्लेबल मतलब जिसको हम, जैसा मेटल हो गया उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं ना, देयरफॉर इट इज रिसाइक्लेबल। नेक्स्ट है नॉन रिसाइक्लेबल, एग्जांपल पेट्रोल। पेट्रोल एक बार यूज हो गया तो उसको फिर से यूज कर सकते हैं नहीं, वो तो गायब हो जाता है एनवायरमेंट से। दे आर कॉल्ड एज नॉन रिसाइक्लेबल, मतलब उसको फिर से दूसरे फॉर्म में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये पेन, अगर इमेजिन करो ये पेन बनी है प्लास्टिक की, इसको हमने मेल्ट कर दिए तो नया शेप दे सकते हैं ना इसको, फिर से इसको हम बॉक्स बना सकते हैं, सर्कुलर बना सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज रिसाइकलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन में देखते क्या है, फर्स्ट स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन बींग्स रिसोर्स का यूज करके स्ट्रक्चर्स बनाते और इंस्टीट्यूशन बनाते, मतलब स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिसेस, ऑल आर स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में आ गए। नेक्स्ट है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन खुद ही एक रिसोर्स है ना। अगर बहुत, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन के आसपास हो गया है, चाइना को भी ओवरटेक कर दिया, तो इट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी, कितने ह्यूमन बींग्स है। अब कोई सपोज कोई वर्क करना है हमको, कोई वर्क अगर टू मैन ने किए और 10 मैन ने किए, 10 मैन जल्दी कर देंगे वो वर्क को, देयरफॉर क्वांटिटी मैटर्स। एंड क्वालिटी मतलब स्किल कैसी है हमारे इसकी, जैसे हमारे कोई स्टूडेंट्स रहते हैं उनको स्किल इंस्टाग्राम, स्नैप तो यूज करते आता, बट जब एग्जाम आ गई तो एग्जाम में कुछ लिखते नहीं आता, तो उनकी स्किल कहाँ पे हो गई, इंस्टा वाली स्किल हो गई। लिखते आएगा उनको पेपर में, ऐसे कुछ स्टूडेंट रहते पेन भी नहीं पकड़ते 10 साल में एक बार, तो लिखना भी मुश्किल होता। तो स्किल ऑल्सो मैटर्स। तो ह्यूमन में फर्स्ट क्या आएगा, स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी मतलब स्किल्स। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस को डेवलप करना पड़ेगा, देखते क्या है इसमें। रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। यस, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेस है उनकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है दे विल बी पुअर एंड द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ विल बी लो क्वालिटी। देयरफॉर रिसोर्सेस से क्या होगा, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। इट वाज बिलीव दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ऐसा है, पहले लोग बिलीव करते थे, बट इंडिया के लोगों ने ऐसा कभी बिलीव नहीं किए। इंडिया के लोगों ने कंजर्वेशन पे हमेशा ध्यान था, ये वेस्टर्न कल्चर है कि फ्री में हमको मिल रहा पूरा उसको यूज कर लो। नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली। मतलब इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम, अगर उसको हम लगातार यूज करते रहेंगे, लगातार यूज करो खत्म कर दो, तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि वो खत्म हो गया, अब हम उसको यूज ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 चॉकलेट्स लाके फ्रिज में रख दिए है ना, अब हमने एक ही दिन में 10 के 10 चॉकलेट खा लिए तो दूसरे दिन मिलेगी क्या, हमको फिर से जाके लाना पड़ेगा। देयरफॉर अगर सपोज हमको पता है अब रात का समय हमारे पास एक ही चॉकलेट बची है, हमको थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना, पूरी एक साथ नहीं खा लेंगे। देयरफॉर हमको इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब बिना सोचे समझे कैसा भी यूज कर लेना। फर्स्ट इसमें देखो क्या है, मेजर प्रॉब्लम, ऐसा यूज करने से प्रॉब्लम्स क्या आ गई। देखो फर्स्ट क्या है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। जैसा रिच कंट्री में रिच पीपल रहेंगे, उनको रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, वो ज्यादा चीज यूज करेंगे, ग्रीडी बन जाएंगे ना। जितने लोग ग्रीडी होंगे उतने रिसोर्स क्या होंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे, मतलब वो शेयरिंग नहीं करेंगे, एक ही पर्सन की ग्रीड तो बढ़ती जाएगी, है ना। देखो हमारे इंडियन कल्चर में ये नहीं है, बट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये उपनिषद का फर्स्ट मंत्र है, ईशा उपनिषद का। यहाँ पे क्या लिखा है, गॉड प्रिवेड्स द एंटायर यूनिवर्स, लास्ट में देखो कंट्रोल ग्रीड। अब हमारे जो कल्चर है इंडिया का, उसमें उसके हिसाब से तो कंट्रोल ग्रीड पहले बोला हुआ है, मतलब इंडिया का कल्चर एनवायरमेंट फ्रेंडली है ना। एनवायरमेंटलिस्ट हम लोग तो पहले से ही है, बट हम लोग इसको फॉलो नहीं करते।
अब ये अगर हम इस पे चलेंगे तो कभी भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, रिसोर्स कभी खत्म नहीं होंगे। अगर पूरे वर्ल्ड ने इंडिया के हिसाब से चला और इफ एंटायर वर्ल्ड ने ये फॉलो किया ग्रीड को कंट्रोल करने का, तो रिसोर्स का डेवलपमेंट कभी रुकेगा नहीं और रिसोर्स कभी कमी नहीं होगी। नेक्स्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। देखो यहाँ पे ग्रीड कंट्रोल करना है हमको, इन द हैंड्स ऑफ फ्यू मतलब कम लोगों के पास में ज्यादा रिसोर्स आके आ जाएंगे तो क्या होगा, तो जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उनकी लाइफ की क्वालिटी हो जाएगी लो, विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स, रिच एंड पुअर। देखो गाइस यहाँ पे रिच बच्चा बैठा है, आप देख ही सकते, रिच के पास में ये ऐसा है कि उसको खा रहा है ये आईफोन कोई, और पुअर इंसान के पास तो खाना ही नहीं, नीचे का उठा के खा रहा, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, रिच एंड पुअर। नेक्स्ट, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming बढ़ रहा है because of indiscriminate use of resources and ozone layer depletion। देखो ओजोन लेयर होती है अर्थ के ऊपर, यहाँ पे होल बन गया था एक ओजोन होल, मतलब यहाँ से रेडिएशन अंदर आ जाएंगे अर्थ में, तो उससे क्या होता है कैंसर वगैरह, स्किन कैंसर। देयरफॉर इनडिस्क्रिमिनेट यूज से क्या होता है, एक तो ग्रीडीनेस बढ़ेगी, सेकेंड रिच और पुअर डिवाइड बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर मतलब नेचुरल हैजार्ड भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। देयरफॉर रिसोर्स मस्ट बी यूज्ड प्रॉपर्ली। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते। नेक्स्ट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, मतलब जो रिसोर्स हमारे पास है, सपोज हमारे घर में हमने पिज्जा लाए है ना, दूसरे अच्छे कलर से बनाएंगे इसको, सपोज जो भी फेवरेट पिज्जा है उसको लेके आ गए, ऐसे उसमें स्लाइस रहेंगी, स्लाइसेस। अब सपोज एक इंसान है उसने चारों स्लाइस उठा लिया, कुछ दिया नहीं, सब जिसको और पिज्जा, और पूरी उसने लेके खुद ही खा लिया इसने। इसको बोलना है कि मैं, अरे यार कैसा बन गया अब इसको बोलना है कि आई विल नॉट शेयर माई पिज्जा विद एनीवन, ये पूरा मैं ही खा लूंगा। तो घर के जो बचे हुए 3 लोग हैं वो क्या करेंगे फिर, ये जो बचे हुए 3 लोग हैं तो मारेंगे उसको जाके, है ना। तो ये बेचारे उसका मुंह देखते रहेंगे, उसने पूरा पिज्जा खा गया, वो हंस रहा उसको खा के। तो इसका मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना ना, अगर सबने एक स्लाइस इसको दिया, सेकेंड थर्ड फोर्थ मतलब मम्मी पापा भाई बहन सबको दिए देंगे, तो इट विल बी कॉल्ड एज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। बट नॉर्मली क्या होता है, जितने भी रिच पीपल रहते हैं उनके पास ज्यादा रिसोर्स आ जाते हैं और पुअर या कॉमन मैन के पास कम रिसोर्स आते, तो रिसोर्सेज मस्ट बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ग्लोबल पीस का मतलब क्या होता है, ऐसी कंट्रीज जिनके पास में ज्यादा रिसोर्सेस है दे विल बी रिच। ऐसी कंट्रीज फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान जो इंडिया का ही पार्ट था, उसके पास रिसोर्सेस नहीं बचे तो वो क्या करेंगे, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा ना, गरीब लोग एक मेक को मारेंगे। पाकिस्तान, आज पाकिस्तान के में लोगों के पास खाने को आटा नहीं है, दे आर फाइटिंग फॉर आटा, देख सकते हो तुम लोग नेट पे। तो देयरफॉर ग्लोबल पीस किस पे डिपेंडेंट है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इन द प्रेजेंट ट्रेंड रिसोर्सेज डिप्लीट बाय फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज, मतलब फ्यू लोग ज्यादा, कम लोग ज्यादा रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। रिसोर्स प्लानिंग मतलब अब ये पिज्जा को पहले ही प्लान कर दिए थे, पहले सब लोगों ने बैठ के, मुझको एक स्लाइस मिलेगी, इसको सेकंड, इसको थर्ड, उसको फोर्थ, तब झगड़ा हुआ था क्या, नहीं, इन्होंने प्लानिंग नहीं किया, बेचारा वो पावरफुल था उसने पूरा ही ले लिया। देयरफॉर रिसोर्स मस्ट बी प्लान्ड। और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मतलब सब लोग साथ में एग्जिस्ट करेंगे प्रॉपरली, इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। एग्जांपल के लिए देखो, एक कंट्री ने पूरे रिसोर्स ले ली पूरे वर्ल्ड के, और दूसरी कंट्रीज को रिसोर्स मिलेंगे क्या फिर, नहीं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हुआ, नहीं। अगर सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तब देयर विल बी सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। बट इन रियलिटी इक्वल तो कभी कुछ हो नहीं सकता ना, कम से कम अगर किसी ने 60% लिया दूसरे को 40 तो मिलने को हो ना, यस। नेक्स्ट, ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। देखो ये पुअर फैमिली है, तो बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कुछ लोग पुअर रह जाते हैं और कुछ लोग रिच हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट पे, यस, नेक्स्ट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वाइट सिंपल है, कुछ भी नहीं है, 1-2 वर्ड लिखे हमारे बुक में, देख लेंगे हम, और कुछ हमारे कल्चर से भी देखते हैं उसमें क्या है। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो टेक्स्ट बुक में, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट को डैमेज नहीं पहुंचाना है, मतलब उसको हार्म नहीं करना है। एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। देखो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, मतलब एनवायरमेंट को हमको डैमेज नहीं करना है। अर्थ से रिसोर्सेस निकाले और मिट्टी खराब कर दिया, सॉइल खराब हो गई, लैंड खराब हो गई,
और वाटर पोल्यूशन हुआ तो एनवायरमेंटल डैमेज हुआ ना, वो नहीं करना है। और सेकंड क्या है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, सपोज पूरा पेट्रोल हमने यूज कर लिए तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनके पास पेट्रोल रहेगा? नो, नहीं रहने वाला है। सपोज हमने पोल्यूशन बहुत बढ़ा दिए, एयर पोल्यूशन, तो नेक्स्ट जनरेशन को तो ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ेगा, ऑक्सीजन विल डिप्लीट। देयरफॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, डैमेज नहीं करना है एनवायरमेंट को और फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव भी करना है, मतलब पूरा खत्म नहीं कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वही डैमेज नहीं करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। सोशल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैसा कब आएगा, सपोज हमको अर्थ से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है, गोल्ड, केजीएफ मूवी जैसे हम गोल्ड निकालेंगे, रॉकी भाई जब गोल्ड निकालेंगे तभी तो पैसा मिलेगा ना उनको, बट वो प्रोसेस में को एनवायरमेंट को खराब नहीं करना है। और सोशल प्रोग्रेस मतलब अगर केजीएफ में देखो गरुड़ा था एंड रॉकी था, गरुड़ा क्या करता था, पूरे पैसे खुद ही रख लेता था, बट रॉकी भाई थोड़ा थोड़ा जो है लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थोड़ा सा करता था। उससे क्या हुआ था, गरुड़ा के टाइम पे सब लोग पुअर थे और वही अमीर था, रॉकी के टाइम पे पुअर तो थे ही वो, बट थोड़ा रॉकी का रिस्पेक्ट भी था। क्यों? बिकॉज उसने सोशली लोगों को दान भी किया था, मतलब कुछ लोगों को पैसे भी दिया था। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो उपनिषद में, यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है, सच एज पीस विथ एवरीवन ऑफ अस, बैलेंस एंड पीस। अब ये बैलेंस एंड पीस ही क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब अगर सब कुछ बैलेंस में हम लोग करेंगे और सब लोग पीसफुल रहेंगे और सब लोग पीसफुली डेवलप करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही होगा ना। इसीलिए बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रिंसिपल्स इंडिया वॉज डेवलप कंट्री, मतलब कुछ साल पहले है ना, जब सब मुगल्स एंड ब्रिटिश के पहले इंडिया वॉज अ डेवलप्ड एंड रिच कंट्री बिकॉज वी वर फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल्स। मतलब हम लोग पीस में बिलीव करते थे, बैलेंस में बिलीव करते थे, बट आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं रिसोर्सेज को। अगर हम लोगों ने ये फॉलो किए तो देयर विल बी नो डैमेज टू द एनवायरमेंट। चलो आगे चलते, नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। अब ये रियो डी जेनेरियो इज कैपिटल ऑफ ब्राजील, नेमार, यस एवरीवन मस्ट नो नेमार, उनकी कैपिटल है ब्राजील का। देखो वहां पे अर्थ समिट हुआ था 1992 में। अर्थ समिट मतलब कुछ लोग आके एक जगह बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, इट इज कॉल्ड एज समिट। अर्थ के ऊपर किया हुआ समिट। देखते हैं इसमें क्या है, दिस इज द उसका लोगो था। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट, मतलब 100 पीएम और प्रेसिडेंट, अलग अलग स्टेट के हेड आके कहां पे बैठे थे, ब्राजील में, इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील फॉर फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। फर्स्ट टाइम हुआ था इंटरनेशनल अर्थ समिट, फर्स्ट टाइम एनवायरमेंट के ऊपर कोई समिट हुआ था। द समिट वॉज convened for the addressing urgent problems of environment and protection of social economic development at global level। अब ये इसका ऑब्जेक्टिव है गाइस, इसको अंडरलाइन करके रखो। ऑब्जेक्टिव, सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, तो क्या था, किसके लिए, एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। प्रोटेक्ट करना मतलब डैमेज नहीं करना एनवायरमेंट को। एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब पॉवर्टी नहीं बढ़ने को ना, दिस वॉज देयर सेकेंड ऑब्जेक्टिव। पहला क्या था, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन, सेकेंड क्या था, कोई गरीबी नहीं बढ़ने देना है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब सब लोगों के सोशल लाइफ भी डेवलप होने को और इकोनॉमिक लाइफ भी। सोशल लाइफ मतलब क्या होता है, जो हमारे डेली के इंटरेक्शंस रहते हैं, इंटरेक्शन विद अवर फादर, इंटरेक्शन विद अवर फ्रेंड, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इन जनरल। और इकोनॉमिक मतलब जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, पैसे का बढ़ना। तो बोथ शुड गो हैंड इन हैंड, ये उनका क्या था, ऑब्जेक्टिव था। इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट, the assembled leaders signed the declaration of global climate change। यहां से वर्ड क्लाइमेट चेंज बहुत बार हेडलाइंस में आना शुरू हुआ। क्लाइमेट चेंज सबको पता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ का बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये लोगों ने क्या साइन किया, डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल तुम लोग घर में बैठे हो, अगर तुम लोग बाहर गए तुमको क्या क्या दिखेगा, सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स दिखेंगे, यस। नेक्स्ट डॉग्स दिखेंगे, स्ट्रीट डॉग्स, और बहुत से बर्ड्स दिखेंगे, नीचे इंसेक्ट दिखेंगे, बटरफ्लाइज दिखेंगी, है ना, ट्रीज दिखेंगे, वाटर बॉडी दिख सकती। ये सब ऑल दिस फैक्टर्स आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब ऐसा इमेजिन करो तो सब जगह ह्यूमंस ही ह्यूमंस है, दूसरे एनिमल्स गायब हो गए, इंसेक्ट्स गायब हो गए, बर्ड्स चले गए, अर्थ वॉर्म कोई भी नहीं बचा, ओनली ह्यूमंस बचे, तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग एनिमल्स एंड ऑल द पीपल्स आर लिविंग टुगेदर। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स मतलब उन्होंने बताया ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। क्या बोला उन्होंने, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, मतलब फॉरेस्ट को हम लोग कैसा प्रोटेक्ट करेंगे, इसको ऑनर करना इंपॉर्टेंट है।
एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल मतलब फॉरेस्ट कितना, फॉरेस्ट कवर कितना होना। अगर देखो जब तक ट्रीज रहेंगे तभी तो अर्थ का टेम्परेचर कम होगा ना। ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा एंड ग्लोबल वार्मिंग रेट विल गो लो। देयरफॉर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाए फॉरेस्ट के लिए। एंड एजेंडा 21, एजेंडा मतलब आगे बढ़ने का प्लान, जो भी प्लान बनाना है। और 21 मीन्स 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में हम लोग कैसा रिसोर्सेज को यूज करेंगे उसका उन्होंने एजेंडा बनाया। फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और सब लोगों को आगे भी बढ़ाना फॉर द 21st। चलो ये समझ गया सबको अर्थ समिट क्यों हुआ था। ऑब्जेक्टिव्स देखो उसके क्या थे, एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पहले तो उनको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना था। और सेकंड क्या करना था, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होना, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, मतलब ह्यूमन बींग्स का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। और नेक्स्ट उन्होंने फिर अडॉप्ट क्या करे, मतलब वो चलो यहाँ सब लोग आए, यहाँ पे 100 अलग अलग स्टेट के लोग आ गए जून 1992 में। फिर वो लोग वहाँ पिकनिक मनाने या स्नैप खींचने नहीं गए थे, इंस्टाग्राम की फोटो डालने नहीं गए थे। वो लोगों ने क्या साइन किए, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स बनाए कि हर एक कंट्री में फॉरेस्ट कवर कितना रहना चाहिए। अगर कोई ऐसी कंट्री है उसने पूरी फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। यस, तो इन्होंने क्या किए कि हर कंट्री में कितना फॉरेस्ट कवर रहना चाहिए वो लोग उन्होंने उन्हें रूल्स बना दिए। नेक्स्ट एजेंडा 21, हम आगे हम एजेंडा 21 पढ़ेंगे। 21st सेंचुरी में हाउ विल द वर्ल्ड मूव, ये सब उन्होंने डिसाइड किए। दिस वाज द लोगो ऑफ अर्थ समिट। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं एजेंडा 21। It is the declaration signed by world leaders in 1992 in the United Conference on Environment, United Nation Conference of Environment and Development, UNCED. UNCED अभी हमने देखे अर्थ समिट के समय, which took place in Rio de Janeiro, Brazil. देखो इसके एम्स है, these are all the aims. इसके फर्स्ट एम क्या है, इसको अंडरलाइन करेंगे, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज द फर्स्ट एम, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करेंगे। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, देखो बार बार ये वर्ड आ रहा है एनवायरमेंटल डैमेज। ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डैमेज, दीस आर कॉल्ड एज कीवर्ड्स। अगर किसी ने आंसर में ये 2-3 ऐसे वर्ड बार बार लिखा तो ही और शी विल गेट मोर मार्क्स। तो ये वर्ड को मिस नहीं करना है। पॉवर्टी को रिड्यूस करना है उनको, डिसीज को खत्म करना है। देखो वर्ल्ड में पॉवर्टी बहुत इंक्रीज हो रही है तो वर्ल्ड की पॉवर्टी को रिड्यूस करना, दिस इज द थर्ड एम। फोर्थ एम क्या है, डिसीज कंट्रोल, ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट। देखो जैसा अभी कोविड वायरस आया था तो पूरे वर्ल्ड ने एक की हेल्प करा ना, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन सप्लाई किया, तो दिस इज कॉल्ड एज डिसीज कंट्रोल। ये सब कहाँ हुआ था, एजेंडा 21 में। फिर से देखते हैं इनके एम क्या है। फर्स्ट तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेक्स्ट है कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, मतलब एनवायरमेंट को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट इज पॉवर्टी, पूरे वर्ल्ड की पॉवर्टी कम करना है। नेक्स्ट डिसीज और पॉवर्टी को कम करना है थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, मतलब सब लोग एक साथ कोऑपरेट करेंगे एंड डिसीज को कम करेंगे। म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। म्यूचुअल नीड्स मतलब सपोज कोई कंट्री में एक रिसोर्स है और सेकंड दूसरी कंट्री में उसका यूज है ना, तो एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को सप्लाई भी करने को होना, तो बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। और क्या है नेक्स्ट, एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब कोई कंट्री, कोई डेवलप कंट्री है और उसके बाजू में एडजेसेंट कोई ऐसी कंट्री है जो पुअर है, सपोज इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया ने अपने इंडस्ट्री का पूरा वेस्ट सपोज पाकिस्तान में डंप कर दिया तो क्या होगा, करने को तो चाहिए वैसा क्योंकि पाकिस्तान वही डिजर्व करता, बट एनवायरमेंट के लिए डैमेज होगा ना, देयरफॉर ऑल द कंट्रीज मस्ट शेयर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद ईच अदर। तो ये सब उसके गोल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स। अब ऊपर एम पढ़ लिए हमने, अभी देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट देखो, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 is that every local government should draw its own local agenda। अब देखो, अब इन्होंने तो वर्ल्ड लेवल पे किए, नॉर्मली सब गाइस को पता होगा, देखो जितने भी वर्ल्ड लेवल पे कोई भी लॉ बनता ना वो कोई एनफोर्स नहीं करवा सकता। सपोज ये एजेंडा 21 सबने वहां पे जाके अगर मोदी जी ने साइन भी करके आ गए है ना कि हम लोग ये सब करेंगे, अगर सपोज वो कोई कंट्री नहीं करते, चाइना हर बार क्या करता है, साइन तो कर देता है लेकिन वो कभी उसको फॉलो नहीं करता, तो कोई पुलिस है क्या इंटरनेशनल पुलिस की चाइना के प्रेसिडेंट को पकड़ के हम जेल में डाल देंगे? नहीं, इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो सिर्फ गाइडलाइंस देते, जैसा हमको पेरेंट्स बोलते हैं ना पढ़ाई करो,
और हम तो पढ़ते ही नहीं, तो फादर सिर्फ क्या कर सकते हैं, हमको गाइड कर सकते। वो हमको मार सकते क्या पकड़ के? नहीं, मारना तो नहीं चाहिए, बट मार सकते क्या? मारते भी नहीं फादर्स या मदर, वो सिर्फ क्या करेंगे, गाइड करेंगे। फॉलो करना नहीं करना हमारा काम है। सिमिलरली इंटरनेशनल लॉ में ये एजेंडा तो इन्होंने बना लिए कि हम लोग ये सब करेंगे, बट फॉलो करना या नहीं करना किसके ऊपर है? इंडिविजुअल कंट्रीज के ऊपर है। देयरफॉर उन्होंने क्या बोले, अब कंट्री का जो ऊपर के लेवल पे तो लॉ बन गया, बट उसको जो सबसे नीचे के लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट रहती है? लोकल गवर्नमेंट। हम लोग अभी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट मतलब ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, एमएनसी, एनआई, ये सब क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट ने भी अपना अपना एक एजेंडा बनाना चाहिए। तो ये सब किसके गोल्स थे? एजेंडा। फर्स्ट हमने एम्स पढ़े, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। दिस इज द लोगो ऑफ एजेंडा 21। काम हुआ था वो अर्थ समिट में फॉलो हुआ था। नेक्स्ट पेज पे चलते, रिसोर्स प्लानिंग।